हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ये टॉपिक नहायत ही अहम समझा जाता है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन था कौन और इस केस की नोयत क्या थी। मौलवी तमीज़ुद्दीन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का चेयरमैन था। दूसरी इसकी पार्टी थी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। इन दोनों अशखास के दरमियान ये केस था। अब होता क्या है नाजरीन, होता यूँ है कि जब 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद असम्बली को तोड़ देता है, उस असम्बली के चेयरपर्सन कौन थे? हमारे तमीज़ुद्दीन साहब। इस बात को ज़हन रखिए। अब क्या होता है, अब मौलवी तमीज़ुद्दीन रिट पिटीशन फाइल करता है कहाँ? सिंध चीफ कोर्ट में। अब सिंध चीफ कोर्ट मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला सुना देती है। अब जब गवर्नर जनरल अपने खिलाफ फैसला देखता है तो वो फेडरल कोर्ट में अपील कर देता है। अब फेडरल कोर्ट गवर्नर जनरल के हक में फैसला सुनाते हुए दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के वो जो डिसोल्यूशन का जो मामला था उसको राइट करार दे देती है और इस तरह गवर्नर जनरल ये केस जीत जाता है। लेकिन इससे पहले, इस मुख्तसर समरी से पहले आपको इस केस का मुकम्मल इंट्रोडक्शन और फैक्ट्स एंड फिगर जानना जरूरी था। ये तो इसी सारी कंसेप्चुअल बातें। अब नाजरीन, होता क्या है, इस केस का बैकग्राउंड क्या था समझें कि ये केस का आगाज़ किस तरह होता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है, सही है। अब पाकिस्तान को चलाने के लिए कुछ एक्ट्स का सहारा लिया जाता है। अब वो एक्ट कौन से थे? अब चूंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी तो नहीं था, मतलब पाकिस्तान के पास पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो पाकिस्तान ने 1935 के एक्ट सर्टेन अमेंडमेंट के साथ आपके पास मार्ज वजूद में आया और इसमें इसको ही लागू किया गया पाकिस्तान में। अब क्या होता है, अब इस एक्ट के मुताबिक जो पहली असेंबली बनाई जाती है उसके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद क्या होता है? पहला मकसद ये होता है कि ये जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर काम करेगी, यानी कि सारी कानून साजी करेगी। दूसरा इसका मकसद ये था कि ये जो असेंबली है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी जो कि आपके मुल्क का बनाना था, क्योंकि 1935 का जो एक्ट था वो टेम्परेरी तौर पर आपके मुल्क में लागू किया गया था विद सर्टेन अमेंडमेंट्स के साथ। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन जो कि बेस बनाता है इस सारे केस की। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, अब बैकग्राउंड में कुछ बातें जो कि कुछ इंट्रोडक्शन में की, अब बैकग्राउंड असल है। अब बैकग्राउंड ये था कि मोहम्मद अली बोगरा जो कि एक साबका एम्बेसडर था अमेरिका में पाकिस्तान का, अब जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त के, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो वज़ीर आज़म थे उनकी हुकूमत गिरा कर वो किसको नया पीएम मुकर्रर करते हैं? वो मोहम्मद अली बोगरा को नया पीएम अपॉइंट करते हैं। अब जब मोहम्मद अली बोगरा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, उनके दिल में एक शक आते कि यार ये ना हो कि ये फिर मुझे भी हटा दे, ये ना हो कि ये अपनी दोबारा पावर इस्तेमाल करते हुए फिर जो है ना मेरी और मेरी कैबिनेट को भी हटा के नया बंदा ले। अब वो क्या करता है, वो बड़ा समझदार बंदा होता है आपकी तरह, या समझ लें कि फजल रहमान की तरह, या इस तरह कोई भी पाकिस्तान का सियासी लीडर जिसको पता होता है कि दूरअंदेश होते हुए आगे क्या होगा। अच्छा, अब वो क्या करता है, टॉपिक तरफ दोबारा, वो 19 और 10 आर्टिकल जो कि 1935 के थे, 1935 के थे, जो कि गवर्नर को पावर देते थे कि वो फुल आर्बिट्रेरी पावर इस्तेमाल करते हुए आपकी असेंबली को तोड़ सकता था। अच्छा, उसने इन 9 और 10 आर्टिकल में अमेंडमेंट की जिसका मकसद ये था कि फॉर टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल। अब उसने ये पावर जो गवर्नर जनरल के पास थी उसको मिटाने के लिए ये बिल असेंबली से पास कर दिया। अब जब ये खबर मौलवी तमीज़ुद्दीन और इसकी जो पीएम थे हमारे मोहम्मद अली बोगरा, उनके ये काम की खबर किस तक पहुंची? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद तक। तो उसने क्या किया, उसने असेंबली ही तोड़वा दी नाजरीन। उसने क्या कर दिया, आपकी 1954 में असेंबली ही तोड़वा दी। अब आगे क्या होता है, अब आगे जो जितनी भी ट्रेजेडी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यूँ होता है कि फौरी असेंबली तोड़ने के बाद आपका गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद क्या करता है, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद आपका एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी कर देता है। उसमें ये कहता है कि जो आपकी असेंबली है उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है आपकी आवाम का, कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक अव्वल, जिसकी वजह से वो कहता है क्या हुआ कि पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया था मुल्क में, इस वजह से हमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ और मैं प्रोक्लेमेशन ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। अब इस प्रोक्लेमेशन ऑर्डर में नाजरीन दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप अपने इम्तिहान में जरूर लिखिएगा, वो ये थी कि इसमें वो ये बिल्कुल नहीं बताता कि उसने असेंबली तोड़ी है, नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। दूसरा, और इसमें वो ये भी नहीं बताता कि 1935 के जो एक्ट है वो तो बात करता है 9 और 10 की। 9 एंड 10 डायरेक्टली आपको असेंबली तोड़ने की इजाजत नहीं देता। असल में 1935 का जो एक्ट था वो सारी पावर 9 to 10 के मुताबिक देता था क्राउन को, यानी कि क्वीन को या किंग को, ब्रिटिश के। चूंकि पाकिस्तान अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका तो 1935 का एक्ट ही विद सर्टेन अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान में फॉलो हो रहा था, लेकिन उसमें अमेंडमेंट थी, उससे ये मुराद नहीं था कि आप गवर्नर जनरल भी सेम पावर यूज करेगा। चूंकि इसी एक लूप होल को इस्तेमाल करते हुए गवर्नर जनरल ने असेंबली तोड़ दी और प्रोक्लेमेशन में ये दोनों पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए गए। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब मामला चला जाता है सिंध चीफ कोर्ट में। सिंध चीफ कोर्ट दो बुनियादी चीज़ों पे आप जो मौलवी
तमीजुद्दीन है वो रिट पिटीशन फाइल करता है। पहला है मैंडेमस, दूसरा है क्यो वारंटो। मैंडेमस क्या होता है कि किसी भी अथॉरिटी का एक्शन रिव्यू करने को मैंडेमस कहते हैं। दूसरा क्यो वारंटो किसको कहते हैं कि आपने किस अथॉरिटी के तहत, किस स्पेसिफिक लॉ और ऑर्डर के तहत ये काम किया है। अब जब ये रिट्स वहाँ पे फाइल की जाती हैं तो सिंध कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, यानी कि उनका फैसला आता है। उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो ये करते हैं, पहले नंबर पे तो वो ये इस बात पे फैसला सुनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर जनरल के पास है ही नहीं कि वो असेंबली को तोड़े, क्योंकि असेंबली का मकसद यही था कि आपने उसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। तब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ आप असेंबली तोड़ ही नहीं सकते। तो इस तरह उन्होंने फैसला इलीगल करार दिया 2/3 मेजोरिटी के साथ। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नर जनरल पर मुश्तमिल है, वो एक अपील फाइल करती है काम पे आपकी फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट का उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था, उस वक्त बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर या उसे कह लें एक ऐसे शख्स जिन्होंने पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनका नाम था जस्टिस मुनीर। उन्होंने जजमेंट पास की। उन्होंने जजमेंट क्या पास की, उन्होंने कहा 21 मार्च 1955 को सिंध कोर्ट की जो जजमेंट है वो ओवर रूल है। वो किस वजह से ओवर रूल है कि जिस सेक्शन के तहत सेक्शन 223 ना सिंध कोर्ट को ये इख्तियार देता था कि वो रिट पिटीशंस को सुन सकती थी, वो चाहे रिट पिटीशन आपकी हर्बस कार्पस है, वो चाहे आपकी क्यो वारंटो है, चाहे मैंडेमस है। उन्होंने इस टेक्निकल पॉइंट पे खेला। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 223 के तहत सिंध कोर्ट ने फैसला किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलीगली डिसॉल्व है, वो जो सेक्शन 223 है वो तो कानून है ही नहीं। वह कानून क्यों नहीं है, क्योंकि उसको गवर्नर जनरल ने असेंट ही नहीं दी, उसको गवर्नर जनरल ने असेंट ही नहीं दी। इस वजह से इस बात को टेक्निकल पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए 4/1 की मेजोरिटी से फैसला किसके हक में दे दिया गया, फैसला दे दिया गया गवर्नर जनरल के हक में। और जिस एक शख्स ने ये डिसेंटिंग ओपिनियंस रखी थी उनका नाम है जस्टिस कार्नेलियस। अच्छा, अब क्या होता है, अब इस फैसले का डिसीजन क्या होता है। इस फैसले में आप एक बात लाजमी ज़हन रखें कि इसका डिसीजन ये हुआ कि इस जजमेंट में आपकी फेडरल कोर्ट ने ये बात डिस्कस ही नहीं कही कि वेदर के आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है क्या उसको तोड़ना राइट था या रॉन्ग था, लॉफुल था या अनलॉफुल था, ये तो बात ही नहीं की गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका लीगल वैक्यूम क्रिएट हो गया। लीगल वैक्यूम किस तरह क्रिएट हुआ, क्योंकि 1947 के बाद जितने भी असेंबली ने कानून पास किए थे उनमें किसी पर भी गवर्नर जनरल की असेंट थी ही नहीं, वो जस्ट मेजोरिटी से पास होते थे। लेकिन इस लूप होल को मद्देनजर रखते हुए आपकी फेडरल कोर्ट ने आपके मौलवी तमीजुद्दीन के खिलाफ फैसला देते हुए आपके गवर्नर जनरल के हक में फैसला दिया। और फिर गवर्नर जनरल ने इसके बाद क्या किया, एक इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस दे दिया, जिसके जरिए नए ऑर्डर और परवेंस दी गई जो कि लूप होल को दोबारा से फिल करने के लिए थी। ये था आज का टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है वो हम देखेंगे यूसुफ पटेल केस में। तो यही थी सारी मौलवी तमीजुद्दीन केस और उसकी जजमेंट मुख्तसरन। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जरूर देखने को आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। लेकिन इस पूरी वीडियो में कुछ नोट्स मैं आपको देता चलूँगा असेंटिंग आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहब नामे में कुदरतुल्लाह शाहब ये फरमाते हैं कि जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उस वक्त मैं ना हमारे ऑफिस में जो मेरा जूनियर था वो 1 हफ्ते के लिए गायब था। जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो मैंने उससे पूछा कि जनाब आप किधर थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे हमारे जो हैं गवर्नर जनरल साहब उन्होंने जस्टिस मुनीर से मिलने के लिए कहा था, तो मैं उनसे किसी ज़रूरी काम की वजह से गया था। तो इस जो वो ज़रूरी काम था उसके बाद ये फैसला आ जाता है। तो मालूम ये हुआ कुदरतुल्लाह शाहब के मुताबिक, उनकी किताब के मुताबिक जो उनका रेफरेंस है कि ये गवर्नर जनरल और हमारे जो जस्टिस मुनीर थी उनकी ये मिली भगत से फैसला किया गया था, हत्ता कि जो सिंध चीफ कोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त था। शुक्रिया।